सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको आपको समझाएंगे। उनके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट जो ऑप्शन है वो बताएंगे और उससे हम समझाएंगे इन प्रश्नों के कैसे इनको हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित संयोजन में किसे गैसीय ग्रह कहा जाता है। हमारे 8 ग्रह हैं, ये ध्यान रखना है। कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 जो शुरू वाले जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह होते हैं और बाद वाले 4 जो ग्रह होते हैं, ये 4 जो ग्रह हैं ये बाद वाले गैसीय ग्रह हैं। इनमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, ये भी नहीं आएगा। मंगल, शुक्र और यूरेनस, ये भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा आपका ये आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस होता है अरुण। राइट आंसर आ जाएगा डी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित संयोजन में से किस ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनका ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन में देखो, पहला जो आपका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून, ये जो है ये इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें, अगला ऑप्शन है मंगल, शुक्र और शनि और यूरेनस, जो ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बृहस्पति, शनि, अरुण के पास क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं और सबसे अधिक छल्ले शनि के पास हैं, ध्यान रखना। हाँ, तीसरा जो प्रश्न है उसमें देखो कि शब्द प्लेनेट शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ घूमना होता है। ये किस भाषा का है ये हमने बताना है। कौन सी भाषा का है ऑप्शन में देखते हैं, इटालियन भाषा का, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, जर्मन भाषा का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ग्रीक भाषा का। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेट, जो प्लानेट से आया है, तो ध्यान रखना है ग्रीक भाषा। अगला चौथा जो प्रश्न है हमारा, फोर्थ जो क्वेश्चन है, मरकरी, मरकरी यानी कि बुध, मरकरी यानी कि बुध अपनी कक्षा के एक चक्कर पूरा करने में केवल कितने दिन लेता है। ये हमारी सूर्य है, इसके चारों तरफ जो बुध जो ग्रह है वो एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। कितने दिन में करता है, जिस प्रकार की पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक 88 दिन है, 99 दिन है, 77 दिन है और 66 दिन है। तो इसका राइट आंसर आएगा 88 दिन, यानी कि जो बुध ग्रह है, मरकरी जो ग्रह है वो 88 दिन में अपना सूर्य के चारों तरफ एक अपना राउंड पूरा कर लेता है। ध्यान रखना है कितने दिन है, 88 दिन। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। अगला नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता। एक तो ये ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, ये पृथ्वी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, यानी कि ये बात असत्य है। ये इसमें देखते हैं हम, पहला जो ऑप्शन है इसमें कहता है कि यह ध्रुवों पर चौड़ा चपटा है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यहाँ से ध्रुवों पर से, दोनों ध्रुवों पर से चपटी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमने तो वो बात बतानी जो नहीं है, जो इसके लिए सही नहीं है। तीसरी जो बात क्या है वो कहता है कि यह एक संपूर्ण, क्या है ये, यह एक संपूर्ण क्षेत्र, यह एक संपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि ये बात गलत है। ये पृथ्वी एक संपूर्ण क्षेत्र नहीं है, ये एक पूर्ण क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी जियोड है जिसके क्षेत्र यानी कि 29% भाग पर सतल क्षेत्र है, बाकी पर जल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है हमारा। क्या कहता है, पृथ्वी खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है। देखो हम, ये सूर्य है, जब अब देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पर आता है बड़े में, तो बड़े में सबसे अधिक बड़ा जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, और पृथ्वी का जो नंबर आता है वो 5वां नंबर आता है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। पृथ्वी कौन सा नंबर पर है आकार में, 5वें नंबर पर आती है। ध्यान रखना है आपने, ये मैंने बता दिया आपको। पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण और 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पृथ्वी जो आकार में है वो
5वें नंबर पर है। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये आकार में पूछा है, कई बार सूर्य से दूरी के अनुसार पूछ लेता है, तो दूरी में कौन से नंबर पर आएगी, ये पहले पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। सूर्य से दूरी के अनुसार पूछ लेता है तो तीसरे नंबर पर है, और आकार में बड़े में पूछ लेता है तो 5वें नंबर पर है। ये ध्यान रखना है, आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पर है और सूर्य से दूरी के अनुसार है तीसरे नंबर पर। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा सी। क्या आएगा? सी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये बहुत धाकड़ प्रश्न है, इसको अच्छी प्रकार से देखना। चंद्रमा का केवल एक पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है जो इसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या कारण है कि इसका एक पक्ष ही हम देख सकते हैं, एक साइड देखते हैं, पूरा चंद्रमा चारों तरफ से एक साथ नहीं दिखाई देता। कारण ऑप्शन बताता है अपने को। ऑप्शन देख लीजिए पहले। पहला ऑप्शन है चंद्रमा का अक्ष पक्ष दिन के समय ही पृथ्वी की ओर होता है। गलत है, ये नहीं आएगा, उसका ऑप्शन ये नहीं है। चंद्रमा का दूसरा पक्ष केवल नए चंद्रमा और पृथ्वी की ओर नहीं, ये भी गलत है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान से देखो, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक स्पिन को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को पूरा करने के लिए लिया गया समय समान होता है। ये राइट आंसर है इसका। समय में घूर्णन करता है और उतने समय में उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि 27.3 दिन में चंद्रमा क्या करता है? परिक्रमण करता है और घूर्णन करता है। दोनों का एक साथ टाइम होने के कारण हमें क्या है कि उसका एक भाग ही दिखाई देता है। ध्यान रखना है, चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण का जो टाइम है वो समान है, और उस टाइम कितना है मैंने बताया 27.3 दिन, 27.3 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। छोटा है प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा है। ये कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से, देखो ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये बीच से ये होता है, ये व्यास होता है, इसको बोलते हैं व्यास, और यहाँ से यहाँ तक होता है अर्धव्यास। ये अर्धव्यास है और ये पूरा है व्यास, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? व्यास है। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के व्यास का जो क्या है, कितना है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन 1/4, 1/2, 1/3, इनमें से कुछ नहीं। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आएगा ए, 1/4, यानी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। ये ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? 9th प्रश्न। शुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुद्र ग्रह देखो क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ आकाशीय पिंड हैं, उनको शुद्र ग्रह कहते हैं। क्या इसमें देखते हैं? पहला ऑप्शन है कि वे पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच में हैं, ये गलत बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शुद्र एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई सालों पहले विस्फोट हो गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? केवल बी, यानी कि ये दूसरी जो बात है ये बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि शुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई साल पहले विस्फोट हो गए थे, और आकाशीय पिंड हैं उनको शुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले वे उल्कापिंड जो वायुमंडल में किस परत में जल जाते हैं, यानी कि हमें जलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वो जल रहे हैं, तो वायुमंडल का कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें हमें उल्कापिंड जलते हुए दिखाई देते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मध्य मंडल, दूसरा बाह्य मंडल, तीसरा है बहिर्मंडल मंडल और चौथा है समताप मंडल। इसमें देखो ये इसका राइट आंसर आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो सभी मंडलों के बीच में है, और उस मध्य मंडल में उल्कापिंड हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो जल रहे हैं, वो उनमें अग्नि लगी हुई है। तो वो कौन सा राइट आंसर क्या आएगा? मध्य मंडल आएगा भाई। अगला जो 11वां, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, जलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये उल्कापिंड, ये हमें ऐसे देखते हैं जैसे जल रहे हैं, ये मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के गोल घेरे की है, यानी कि ये हमारा ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के किसी भी ध्रुव से, ये ध्रुव 2 हैं, एक तो नॉर्थ और ये साउथ है, यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे ये,
तो कहता है कि किसी भी ध्रुव से, चाहे यहाँ से नॉर्थ से चाहे साउथ से, और ये इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक है। ऑप्शन है नंबर 1/4, 1/2, 1/5। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/4 इसका राइट आंसर है। 1/4 कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, पूरे सर्कल का पूरी परिधि का कितना है 1/4। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। तो ये जो ये है और ये है 1/4। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/4। क्या आएगा 1/4। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें। कथन दे रखे हैं, इसमें इनके ऊपर विचार करना है। पहला कथन है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। तो इसमें केवल एक या केवल दो, कौन सा इसमें राइट आएगा? तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें देखते हैं तीसरे ऑप्शन में भी क्या है, दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये दोनों बात सही है कि ये जो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को चिन्हित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। दोनों राइट हैं, दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है। अक्षांश के समान सभी मेरिडियन असमान लंबाई के होते हैं। नहीं, समान लंबाई के होते हैं भाई। मेरिडियन जो होते हैं ये देशांत रेखाएं, ये क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं, असमान के नहीं होती, समान। तो ये बात गलत है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, इसने असमान बोला है और यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, तो इस चीज को उलझा के देता है। प्रश्न में ध्यान देना है, नहीं पूछ रखा है और ये समान होती है, तो इसका उत्तर ये सही आ जाएगा ए। इसमें देख लेते, दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या होती है प्राइम मेरिडियन? देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसको 2 भागों में ग्रीनविच रेखा और एक उस परली साइड में ये रेखा होती है जो 180 डिग्री की होती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को। इस तरफ पूर्व वाला भाग हो जाता है, इस तरफ पश्चिम वाला भाग हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये असमान लंबाई वाली ये बात इसकी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका ये आ जाएगा सही। इसका राइट आंसर 1 है। ये जो बात है ना, ये बात असत्य है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के चाल के बारे में सही है? चाल के बारे में सही कथन बताना है हमने। क्या होता है देखो, क्या पर ऑप्शन है, परिक्रमण अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति। परिक्रमण अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति। परिक्रमण क्या होती है? परिक्रमण मतलब ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो ये बात गलत है, धुरी पर नहीं होती परिक्रमण, उसकी कक्षा पर होती है। सूर्य की कक्षा, ये अपनी पृथ्वी अपनी कक्षा के ऊपर परिक्रमण करती है, ये बात गलत है भाई। दूसरी बात क्या कहता है, एक निश्चित पथ या कक्षा में सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की गति को घूर्णन गति कहते हैं। नहीं, उसको घूर्णन गति नहीं कहते। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ये, तो इसको बोलते हैं घूर्णन, नहीं बोलते परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण है। तो ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। ये दोनों उल्टी दे रखी है बातें। जो ये थी दूरी पर तो करती है घूर्णन, और ये इसके चारों तरफ करती है परिक्रमण। ये उल्टा हो गया, दोनों ये गलत है ये बातें। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन में देखते हैं, पहला भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आएगा डी। ये दोनों बात क्या है? ये इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, दोनों बात गलत है, ये भी गलत है, वो 1 नंबर वाली गलत है। डी इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, ध्यान रखना है। परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है। घूर्णन अपनी खुद की दूरी के ऊपर है, अपनी खुद दूरी के ऊपर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन ये वो ऑप्शन जो है गलत हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। डी इसका उत्तर सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का ध्यान रखना है, ये चक्कर में डाल देता है पेपर बनाने वाला। सही नहीं पूछा है। क्वेश्चन देखो, गलों पर रात से दिन को विभाजित करने वाली सर्कल को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी यानी ग्लोब। दिन और रात, इस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस तरफ दिन हो जाता है, इस तरफ प्रकाश नहीं पड़ता, इस तरफ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। ये क्या, इस तरफ रात है, इस तरफ दिन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको
प्रदीप्त व्रत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त व्रत, यानी कि जो दिन और रात को अलग करता है। ये बात ठीक है। दूसरी बात क्या नहीं पूछ रखा है ना, ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा अपने कक्षीय समतल के साथ 23.5 का कोण बनाती है। तो इसमें क्या कहता है कि ये बात गलत है, ये बात गलत है। 23.5 का नहीं बनाती ये इसकी कक्ष के ऊपर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 66.5 का। अक्ष के ऊपर तो बनाती है 23.5 का और कक्ष पर 66.5 का। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसका जो ये नहीं पूछ रखा था इसने, ये नहीं में ऑप्शन बताना था। तो ये जो है आपका, ये जो सेकंड है ये राइट, इसका ये आएगा। इसका सही देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा कोड में। तो इसका बिल्कुल 2 सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 23.5 का कोण बनाती है, नहीं ये 23.5 का कोण नहीं बनाती, 66.5 का कोण बनाती है। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प को खोजें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 से 1/4 दिन लगाती है। ये बात तो ठीक है भाई, यानी कि 365 से 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ है 365 से 1/4 में चक्कर पूरा। बात ठीक है। किसके कारण बनता है? परिक्रमण के कारण बनता है, ना कि घूर्णन के कारण। ये बात गलत है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल ए सही आएगा। हर चौथे वर्ष पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं बनती, परिक्रमण के कारण एक दिन बढ़ता है, घूर्णन के कारण नहीं, परिक्रमण के कारण होता है। ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? केवल एक। सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में लगाती है। और ये घूर्णन जो है ये बात गलत है। परिक्रमण होती तो सही हो जाता। ये ध्यान देना है। परिक्रमण करती है जब ही तो एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोब और नक्शे के बारे में सही पता कीजिए। ग्लोब और नक्शे के बारे में सही पता करना है। ग्लोब पृथ्वी के केवल एक हिस्से के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होता है। ग्लोब जो होता है, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है ऑप्शन में देखते हैं। मैप यानी कि मानचित्र एक ग्लोब से अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये ग्लोब और मैप में इसमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखो पहला केवल एक, केवल 2, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आएगा कि जो मैप जो होता है ग्लोब से अधिक जानकारी देता है। देखो ग्लोब जो है, ग्लोब तो हम एक साइड से चीज देख लेंगे, दूसरी साइड से नहीं देख सकते। और मानचित्र एक बार में सारी विश्व को, सारी दुनिया को हम देख सकते हैं। तो मानचित्र से हमें अधिक जानकारी मिल जाती है एक साथ। जबकि ग्लोब तो हमने जिस तरफ हमारा मुख होता है उस तरफ देख पाते हैं, फिर उसको घुमाना पड़ता है। लेकिन मानचित्र से हमें एक साथ एक बार में पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? केवल 2, जो केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न जो है 18 का प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। भौतिक मानचित्र पर्वत, राजनीतिक मानचित्र सिटीज शहर, थीमेटिक मानचित्र नक्शा यानी कि उसके ऊपर रोड, मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इसमें क्या है? देखो भौतिक मानचित्र के भौतिक जो चीजें होती है, पर्वत पठार मैदान, ये बात बिल्कुल पहला जो है बिल्कुल ठीक है। भौतिक मानचित्र के ऊपर पर्वत पठार बना सकते हैं, हम दिखाते हैं उस मानचित्र के ऊपर। जो फिजिकल मैप होते हैं उसके ऊपर पर्वत पठार मैदान दिखाई जाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप होते हैं उसमें सिटी, स्टेट, सिटी वगैरह दिखाया जाता है। ये बात भी सही है। तीसरा थीमेटिक जो नक्शा होता है, थीमेटिक जिसके ऊपर रोड, एग्रीकल्चर, किसी एक तत्व को दिखाया जाता है। ये बात भी ठीक है। चौथा क्या है? फोर्थ मानचित्र के घटक दूरी, मानचित्र के घटक मुख्य घटक होते हैं, उसके ऊपर दूरी होती है, स्केल होती है मानचित्र के ऊपर नीचे, ये जरूरी है। दिशा भी होनी जरूरी है। ऊपर नॉर्थ ऊपर होता है, दिशा होती है हमेशा मानचित्र के ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ दिशा ऊपर होती है। प्रतीक, उसके ऊपर प्रतीक चिन्ह होते हैं, कॉन्वेंसिंग साइन होते हैं। तो ये चारों बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो सौर मंडल में पृथ्वी, पहला जो लेसन है ज्योग्राफी की 6ठी क्लास का, सौर मंडल में पृथ्वी, उसके छोटे प्रश्न देखते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि सही उत्तर का
चयन कीजिए। सही उत्तर है उसका आपने चयन करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शुक्र, यानी कि शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह का जो डायनेस्टी है, जो घनत्व है, उसका जो आकार है वो उस समान पृथ्वी जैसा है, जिस कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? देखते हैं। पहला ऑप्शन शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है। तो इसका राइट आंसर आएगा पृथ्वी। सूर्य से, ये हमारा सूर्य है, इससे दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर देखते हैं। सूर्य से पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सभी ग्रहों में सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार। तो सभी जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, एक लंबे वृत्ताकार पथ के रूप में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दीर्घवृत्ताकार। क्या आएगा इसका राइट आंसर? दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्रुव जो तारा होता है उससे ऑप्शन देखते हैं, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को सूचित करता है, तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, शनि और बृहस्पति। अगला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर आएगा मंगल और बृहस्पति। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये आपका देखो बता देता हूँ, ये सूर्य है, सूर्य के बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। इनके बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान भरिए उसमें देखते हैं, फर्स्ट क्या है, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान का समूह यानी कि तारों का, क्या आएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र समूह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? नक्षत्र समूह। नक्षत्र समूह कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न कहता है, तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी कहा जाता है। ये गैलेक्सी कहते हैं तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को, एक गैलेक्सी। करीब, खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब है, तो इसका आएगा चंद्रमा। क्या आएगा? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा नजदीक पृथ्वी। इसका ऑप्शन क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें आएगा पृथ्वी आएगा इसका ऑप्शन। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है, तीसरे दूरी पर तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, घरों के पास अपनी खाली स्थान और खाली स्थान नहीं होती। घरों के पास क्या होता है? घरों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या आएगा इसमें? प्रकाश और खाली स्थान नहीं होती और उनकी गर्मी नहीं होती। घरों के पास न तो गर्मी होती है न ही प्रकाश होता है। पाठ नंबर सेकंड पाठ आ गया आपका। इसमें देखते हैं हमारा जो पाठ है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो लेसन है सेकंड है, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगला है प्रश्न हमारा, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रमुख या मोत्र का मान कितना होता है? जो वैल्यू है प्रमुख या मोत्र, यानी कि प्रमुख या मोत्र का मतलब होता है प्रधान देशांतर रेखा। इसका वैल्यू ऑप्शन में दे रखा है, क्या क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आएगा 0 डिग्री। जो प्रधान देशांतर रेखा होती है उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। देखो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में ये प्रधान देशांतर रेखा है जो लंदन से होकर गुजरती है, इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री है। इसकी क्या वैल्यू है? 0 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ऑप्शन है ध्रुवों के नज़दीक, विषुवत के नज़दीक, कर्क रेखा के ऊपर नज़दीक। तो आपने इसका राइट आंसर आएगा ध्रुवों के नज़दीक। जो ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर शीत कटिबंध पाया जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के पास भी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और दक्षिणी ध्रुव के पास भी सर्दी पड़ती है। तो यहाँ दोनों ध्रुवों के नज़दीक क्या पाया जाता है?
शीत कटिबंध पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ध्रुवों के नज़दीक। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है। कुल देशांतर जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर देशांतरों की संख्या 360 है। कितनी है? 360। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसे ही आ जाएगा, 360 है। ये ध्यान रखना आपने, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो व्रत है वो स्थित है, ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये पृथ्वी है जो दक्षिणी, इससे नीचे वाला ये दक्षिणी है और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। यदि उत्तरी ध्रुव पूछ लेता तो उत्तरी गोलार्ध आता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न कहता है, ग्रिड किसका जाल होता है? ग्रिड क्या होता है? ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड जाल होता है, ऑप्शन देखते हैं, अक्षांश यानी कि समानांतर रेखा और देशांतर रेखाओं का। अगला ऑप्शन है करक रेखा और मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षांश ही। और ये अक्षांश रेखाएं हैं जिनको समानांतर रेखा बोलते हैं। ये देशांतर रेखा होती हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर रेखा खाली स्थान पर स्थित है। मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में है। ये भूमध्य रेखा, इससे नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक यामांतर जो रेखा है, भारत सटर्न टाइम लाइन जो है उसका मान क्या है? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 82 सही, 1/2 पूर्वी। क्या आएगा? पूर्वी। ये ध्यान रखना है, ये हमारा IST है। इसके बाद मैंने उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रखी है, यूपी में छत से आंधी उड़ी। यूपी में छत से आंधी उड़ी, छत से आंधी उड़ी। तो यूपी पहला जो राज्य है जहाँ से IST गुजरती, उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, एक से छोड़ दीजिए, आंधी से आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा, यानी कि ये 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 डिग्री यामांतर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामांतर को प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है। प्रधान देशांतर जो ग्रीनविच रेखा होती है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री यामांतर रेखा। ये हमारी पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री यामांतर रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देशांतरों के बीच की, ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती चली जाती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों पर घटती चली जाती है। ये हमारी पृथ्वी है, ये देशांतर रेखाएं हैं। सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर है। किस पर है? ध्रुवों पर कम होती चली जाती है, ध्रुवों हो जाती है, होती चली जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में है उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लेसन है लेसन नंबर 3 आपका पाठ 3 है ज्योग्राफी का, 6ठी कक्षा का, पृथ्वी की गतियाँ। तो तीसरे पाठ का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? देखो है पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर की जो गति है उसको क्या कहते हैं? देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट कहता है घूर्णन, परिक्रमण और झुकाव। तो जो ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको परिक्रमा कहते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ पूछ ले तो परिक्रमा, और अपनी दूरी पर घूमना पूछ ले तो उसको घूर्णन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा परिक्रमा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? परिक्रमा आएगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रश्न, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसकी सीधी किरणें किस दिन पड़ेंगी? ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा एक ही बात नाम है, तो इसके ऊपर सीधी जो किरणें पड़ेंगी, ऑप्शन देखते हैं 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को। नहीं, इसका राइट आंसर आएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर भी दोनों सही हैं। 23 सितंबर भी और 21 मार्च दोनों को क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही आएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर आएगा। ये 21 जून नहीं आएगा, 22 दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी के महीने में, तुम्हें जो शीत ऋतु में तो उत्तरी गोलार्ध में मनाया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु होती है हमारे बिल्कुल विपरीत। जब यहाँ शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसका दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, इसमें जापान भी नहीं है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है। क्रिसमस का जो त्यौहार होता है गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में।
ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि भारत जापान ये उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ शीत ऋतु में मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का कारण होता है? जो ऋतुएं बनती हैं, गर्मी सर्दी बसंत पतझड़, जो भी ऋतुएं बनती हैं ये सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण ऋतुएं बनती हैं। उसके कारण क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। घूर्णन के कारण नहीं, गलत हो जाएगा। परिक्रमण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है। परिक्रमण के कारण, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा लगाती है तो उससे क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। और घूर्णन के कारण क्या बनता है? घूर्णन के कारण दिन और रात बनती है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में क्या है? देखो, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? तो 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में, वैसे सामान्य में 365 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को खाली स्थान कहते हैं, उसको दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी जो रोजाना 24 घंटे में अपना लगभग चक्कर लगा देती है सूर्य के चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसको क्या आएगा? दैनिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो अंडाकार कक्षा में घूमती है, अंडाकार, न कि गोलाकार में। कैसी? अंडाकार, अंडे की तरह ऐसे घूमती है। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूमती है। कैसी कक्षा में? अंडाकार कक्षा। इसका क्या उत्तर आएगा? अंडाकार आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? अंडाकार। अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 21 जून को क्या है? अपनी कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। 21 जून अभी कल परसों आने वाला है। आज तारीख 20 होगी, कल 21 जून है, कल सबसे बड़ा दिन होगा। और 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है, ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ऋतु के दिन छोटे होते हैं। बिल्कुल, शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। वृक्षों के पेड़ पौधों के वितरण को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, सेकंड है थीमेटिक मानचित्र और तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक मानचित्र। तो फर्स्ट देखते हैं भौतिक मानचित्र, तो पर्वत पठार मैदान दिखाने के लिए यूज किया जाता है, भाई ध्यान रखना आपने। थीमेटिक मानचित्र के ऊपर पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं और राजनीतिक मानचित्र पर राज्य, शहर, नगर, गांव आदि दिखाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र। ये ध्यान रखना आपने कि वृक्षों को, पेड़ पौधों को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, मैदानों के लिए। देखो, मैदानों के लिए तो हरे रंग प्रयोग किया जाता है, मैदान दिखाने के लिए हरे रंग का यूज किया जाता है, पर्वतों को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में नदी है, झील है, तालाब है, सागर, महासागर ये होते हैं जलाशय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक यानी कि दिशा दिखाने के लिए होता है दिक् सूचक। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है प्रतीकों को दिखाने के लिए। नहीं, प्रतीकों को दिखाने के लिए दिक् सूचक का यूज नहीं किया जाता है। प्रतीक होते हैं कॉन्वेंसिंग साइन, जैसे हम किसी का साइन बनाते हैं, छतरी का साइन बना देते हैं, मंदिर का साइन बना देते हैं, वो होते हैं कॉन्वेंसिंग साइन, ये नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं मुख्य दिशा को दिखाने के लिए और तीसरा ऑप्शन देखते हैं दूरी मापने के लिए। तो दूरी मापने के लिए तो हमें स्केल का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है, ये राइट आंसर इसका है मुख्य। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। पांचवा जो लेसन है पृथ्वी के मुख्य परिमंडल है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस लेसन के बारे में। जो हमारे प्रमुख परिमंडल हैं, हमारे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और एक जैव मंडल है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उनकी मैं आपको कुछ मानचित्र के ऊपर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, इसमें से भी प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप मैं आपको बताता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। और आपको 4 जो महासागर हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है और ये आपका आर्कटिक महासागर है। ये 4 महासागर है और 7 महाद्वीप। टॉपिक है इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? कई बार पेपरों में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आता है कि यूरोप ये यूरोप है और ये एशिया है, इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, ये बीच में जो पर्वत है यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत आएगा? यूराल। देखो एंडीज पर्वत तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ये तो हो ही नहीं सकता यूरोप में, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत अपने भारत के उत्तर में है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग कर देता है, दोनों के बीच में है यूराल पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये कैसे जुड़ा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सतल संधि है, जल संधि है, नहर है। तो इसका राइट आंसर आएगा सतल संधि है। सतल संधि वो होती है जो एक सतल को दूसरे सतल से जोड़ती है, जल संधि वो होती है जो जल को जल से जोड़ती है। तो ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर एक सतल का भाग जो इन दोनों को जोड़ देता है वो उसको सतल संधि कहते हैं। आज इस सतल संधि को काट करके यहाँ पर एक नहर बना दी गई है जिसका नाम है पनामा नहर। क्या बना दिया गया है? नहर बना दी गई है, पनामा नहर। लेकिन इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सतल संधि से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सतल संधि। याद रखना आपने, सतल संधि से जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है, वायुमंडल में किस गैस का, बहुत ही अच्छा सिंपल साधारण क्वेश्चन है, पिछली जो वीडियो है उसमें भी इसका ऑप्शन में आया हुआ था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में खूब आता है प्रश्न ने। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है वायुमंडल में? वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन, 78%। कई बार बता चुका हूँ आपको, 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में, सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, सतल मंडल। वायुमंडल तो है ही नहीं, वायुमंडल तो वायु से बना हुआ है, और जलमंडल जिसमें पानी होता है, और सतल मंडल ये ठोस है, ये चट्टानों का बना हुआ है। ये हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है सतल मंडल, जो ठोस चट्टानों का बना है। तो इसका राइट आंसर आएगा सतल मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे छोटा भी पूछ ले तो आपने बता देना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान भरिए पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? बहुत ही सिंपल साधारण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, ये नहीं कि हमारे धरातल के ऊपर सबसे गहरा, तो उसका उत्तर आएगा मेरियाना गर्त। क्या आएगा? मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है भाई। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। कितनी मीटर है? 11,033 मीटर मेरियाना गर्त। ये भी प्रश्न आ चुका है कि इसकी गहराई कितनी है, तो आपने बता देना है 11,033 मीटर। ये भी प्रश्न आ जाए कि मेरियाना गर्त कौन से महासागर में है, तो आपने बता देना है प्रशांत महासागर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रश्न से 3 प्रश्न बना दिए हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। बहुत ही साधारण सिंपल प्रश्न है, अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में, आप देखते रहना। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। देखिए ऊपर पड़ा है तो वो आएगा हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है इस महासागर का नाम, तो इसका क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। क्या आएगा भैया? हिंद महासागर आ जाएगा इसका, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्थल जल, हवा एवं सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है, तो सथल, जल और हवा, ये तीनों जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर जैव आ जाएगा। जैव मंडल, सथल, जल और हवा एवं सीमित भाग है जो जीवन के लिए है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जैव मंडल आ जाएगा इसमें। जैव मंडल जो होता है जहाँ सथल मंडल और वायु और जल मिल जाएंगे वहाँ जैव पाया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट सही उत्तर क्या आएगा इसका आएगा सथल मंडल आ जाएगा, ध्यान रखना भाई आपने। अगला प्रश्न है,
यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल साधारण प्रश्न है। एमए की क्लासों में काफ़ी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। यूजीसी नेट में 20% को दे चुके हैं एक बार। कहता है कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया का संयुक्त नाम जो दिया गया है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा नाम दे दिया गया है, जिसको कहते हैं यूरेशिया। ध्यान रखना, इसको यूरेशिया आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये ध्यान रखना है। नई जो इसकी ऊंचाई आ गई है 8,848.86 मीटर है। ये नेपाल में है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट किस देश की चोटी है, तो नेपाल की आएगी। किसकी आएगी? नेपाल की आएगी। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसका दूसरा नाम पूछ ले तो आपसे बता देना, सागरमाथा। क्या नाम है इसका? सागरमाथा है। ये हिमालय पर्वत के ऊपर स्थित है और ये नेपाल में है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 6 आपका, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल हैं, लैंडस्केप हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न जो है इसका, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत जो होते हैं, ये पहाड़ जो होते हैं, पठारों से ये पर्वत है और ये पठार है, ये मैदान है, ये सागर है। तो ये जो पर्वत होते हैं और ये पठार, इनसे किस प्रकार किस में भिन्न होते हैं? किस कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है? ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। तो ऊंचाई में जो पर्वत और पठारों में जो भिन्नता का कारण होता है वो ऊंचाई होता है। पर्वत अधिक ऊंचे होते हैं, उनकी 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं, जबकि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पठार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऊंचाई के आधार पर पर्वत और पठारों में भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी, खिसकती हुई बर्फ़ की नदी को हिमानी कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? खिसकती हुई बर्फ़ को हिमानी कहा जाता है। ध्यान रखना है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों पर, मैदानों में, पठारों पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पर्वतों पर है। यानी कि जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 5500 मीटर से अधिक ऊपर एक हिमरेखा है। ये ध्यान रखना है। हिमरेखा का ऊंचाई पूछ लेता है तो हिमरेखा की ऊंचाई होती है 5500 मीटर। यानी कि इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर 5500 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ हैं, जो पर्वत पाए जाते हैं, 5500 मीटर के ऊपर जो भी पर्वत हैं उनके ऊपर हिम पाई जाती है, हिमानी पाई जाती है। तो हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों पर पाई जाती है। ध्यान रखना है आपने। हिमानी, खिसकती हुई बर्फ़ की नदी को हिमानी कहते हैं। ये हिमानी की परिभाषा मैंने आपको बताई। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। केन्या नहीं, ये अफ्रीका में केन्या नहीं हो सकता, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। दक्कन का पठार भारत में है। ये आपका भारत है, ये भारत है। देखो भारत का ये है, ये जो है ये हमारा प्रायद्वीप पठार है और इसके ये जो है ये दक्कन का पठार है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। तो राइट आंसर भारत आ जाएगा। इसका ध्यान रखना है। यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में नहीं है। दक्षिण अमेरिका में तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसको अमेजन नदी बोलते हैं। अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी, वो दक्षिण अमेरिका में। लेकिन यांगत्से नदी बोलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। या ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदियाँ हैं, ये भी नहीं आएगा। चीन, इसका राइट आंसर क्या आएगा? यांगसी जो नदी है, यांगसी नदी चीन में है। जो यांगसी नदी है ये विश्व की तीसरी लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी मैं बता देता हूँ, नील नदी है जो मिस्र में है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लेता है तो नील नदी आएगा भाई, ध्यान रखना है। नील। और विश्व की दूसरी लंबी नदी आ जाए तो अमेजन नदी आएगा जो दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में है। और विश्व की जो तीसरी लंबी नदी आ जाए तो यांगसी नदी है जो चीन में है भाई। तो यांगत्से नदी कहाँ है? चीन में। यांगसी, पांगची, चांगची ये चीन के नाम है। ध्यान रखना है। यांगची, पांगची ये होते हैं चीन में, ऐसे ऐसे नाम चीन में रखते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप जो महाद्वीप है उसकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला एंडीज नहीं, एंडीज दक्षिण अमेरिका में नहीं, ये नहीं हो सकती, ये गलत है। आल्पस, रॉकीज, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना है। आल्पस पर्वत एक बलित पर्वत है, ये भी याद रख लेना है। बलित पर्वत है और यूरोप का एक प्रमुख पर्वत है आल्पस पर्वत। जैसे कि हिमालय अपने एशिया में, भारत में है प्रमुख पर्वत है, उसी प्रकार यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आल्पस पर्वत। ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। समतल भूमि का एक विस्तृत, समतल भूमि वाले एक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भूमि वो प्लेन जो एरिया होता है, बिल्कुल प्लेन, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैदान कहते हैं। क्या आएगा इसमें? मैदान आएगा। ध्यान रखना है। समतल भूमि एक प्लेन एरिया को मैदान कहते हैं भाई। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। हिमालय व आल्पस पर्वत खालिस्तान का उदाहरण है। जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं इसको ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। हिमालय और आल्पस पर्वत कैसे पर्वतों के उदाहरण हैं? हिमालय और आल्पस पर्वत दोनों ही बलित पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? फोल्डिंग बलित पर्वत हैं। उसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना। यू बिल्कुल सामान्य है। यू हीरा,
हीरा, यू हीरा आए, यू हीरा आए। देखो ये जो बलित पर्वतों के लिए ट्रिक है मेरी, यू से यूराल पर्वत है, यू से यूराल, ही से हिमालय, रा से रॉकी पर्वत, आ से आल्पस पर्वत, ए से एंडीज पर्वत। तो इसने पूछा हिमालय और आल्पस कैसे हैं, बलित पर्वत हैं। यू हीरा आए, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत। ये 5 पर्वत दुनिया में बलित पर्वत हैं, फोल्डिंग पर्वत हैं, जिनका निर्माण चट्टानों में बल पड़ने से हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, 5 पर्वत ऐसे हैं जो बलित पर्वत हैं, जिसमें सबसे नया जो बलित पर्वत है वो हिमालय है। कौन सा है, हिमालय। तो इसका ध्यान रखना है, हिमालय और आल्पस कैसे पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं, फोल्डिंग पर्वत हैं, जिसको इंग्लिश में फोल्डिंग पर्वत बोलते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान क्षेत्रों पर, क्या कहता है, खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों का प्रमुखता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। तो देखो जो पठार होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। मैदानों में कृषि अधिक होती है, पठारों में खनिज पाए जाते हैं, और पहाड़ों पर, पर्वतों पर नदियाँ, हिम नदियाँ होती हैं। ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है पर्वत का एक क्रम है, पर्वत का एक क्रम है, पर्वतों की एक श्रृंखला, ये पर्वत है, फिर ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। तो ऐसा ही क्रम हिमालय पर्वतों का एक क्रम है। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय अनेक पर्वतों की एक श्रृंखला है। एक पर्वत है हिमालय का मुख्य पर्वत, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। तो इस प्रकार हिमालय जो पर्वत हो, एक पर्वत ना होकर के अनेक पर्वतों की क्या है कि श्रृंखला है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हिमालय। क्या आएगा इसमें, हिमालय। अगला प्रश्न है खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है कि जो मैदान होते हैं वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। मैदान क्या आएगा इसका, मैदान जो होते हैं वो कृषि के लिए, सभ्यता के पालने भी बोलते हैं मैदानों को। तो इसका राइट आंसर आएगा मैदान। कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। इन ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पहला जो ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री, तीसरा है हिमाचल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिवालिक। हिमालय की जो दक्षिणतम श्रेणी है उसको शिवालिक कहा जाता है, इसको उप हिमालय भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट। मैं आपको समझा देता हूँ मानचित्र के ऊपर। ये हमारा दक्षिण प्रायद्वीप पठार है, इसके पश्चिम मैदान के साथ साथ यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी तट के साथ साथ यहाँ कुछ श्रेणियाँ हैं जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि सह्याद्री किसका नाम है, दूसरा पश्चिमी घाट का। ये अगला तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है पाक जल संधि किन देशों के बीच में है। ऑप्शन देखते हैं श्रीलंका और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। देखिए ये हमारा दक्षिण का भारत है, ये श्रीलंका है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है। जल संधि वो होती है जल को जल से जोड़ती है और सथल को सथल से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाक जल संधि। ये पाक जल संधि है भाई भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव समूह। देखिए ये हमारा दक्षिण भारत है, ये अरब सागर है, और पूछा किसका है, अरब सागर के। तो अरब सागर में कौन से द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह। राइट आंसर इसका ख आ जाएगा, लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है। भारत की जो सबसे प्राचीन श्रृंखला है उसको देखते हैं। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में कहता है अरावली, दूसरे में कहता है पश्चिमी घाट, और तीसरे में कहता है हिमालय। जो पर्वत श्रृंखला पूछी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वो अरावली है, राजस्थान में है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या आएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर लिख देना इसको। तो ये भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय है उसको हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर है। किस पर? महान हिमालय पर। ध्यान रखना है, महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान आएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है, राजस्थान आएगा। राजस्थान, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे हमारे जो बड़े जो 4 राज्य हैं क्षेत्रफल में वो याद हो जाएंगे। उसके लिए ट्रिक देखिए, राम राम महान हैं आप, राम महान हैं आप। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार ट्रिक है। रा से राजस्थान, पहले नंबर पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल में। मैं से दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। राम 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 में राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश। महान महान महाराष्ट्र, महान का क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है। और है को खाली छोड़ दीजिए। आप आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये आपकी ट्रिक थी। जो भारत के क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य हैं उसको मैं फिर बता देता हूँ। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। कौन से सागर में भैया? अरब सागर में। इस क्वेश्चन से मैं आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। देखो 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है हमारी। देखिए, ये हमारा दक्कन का प्रायद्वीप पठार है, ये नर्मदा है, ये तापी नदी है, ये माही नदी है, ये साबरमती नदी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, यानी कि न से नर्मदा, मैं से माही, से साबरमती, तय से ताप्ती। यानी कि नर्मदा, माही, साबरमती और ताप्ती ये 4 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ, अरब सागर में गिरती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नर्मदा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। क्या आएगा? अरब सागर। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा का मान बताना है। यानी कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है? बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसका राइट आंसर आएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो भारत के बीच से गुजरती है। इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है कि पेपर में, कई बार पेपर में आ चुका है, अध्यापक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है कि कर्क रेखा का मूल्य क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का मान है, मूल्य है। मैं इसको मानचित्र में भी आपको दिखा देता हूँ। कर्क रेखा कहाँ है भारत में? ये भारत के बीच से गुजरती है, ये कर्क रेखा है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। एक पहला जो गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इस बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपने बता देना कर्क रेखा। इसकी वैल्यू पूछ लेता है तो 23.5 डिग्री इसकी वैल्यू है उत्तरी। ये ध्यान रखना है आपने। और इस पाठ में एक चीज़ और समझा देता हूँ बच्चों आपको कि भारत में जो आज के दिन भारत में कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं पूछ लेता है तो आपने बता देना है 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित पूछे तो कितने हैं? 8 केंद्र शासित हैं। ये ध्यान रखना है। ये आपने घर पर जो कभी खाली हो तो मानचित्र देखो और उसमें अपने अपने राज्य जो हैं पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाइए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो लेसन है 8 लेसन है, 6ठी कक्षा का 8वां जो पाठ है, भारत जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इसका देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, मुंबई,
आसनसोल और मोहनसिंहराम, ये इसका राइट आंसर आएगा मोहनसिंहराम। जो मोहनसिंहराम है ये भारत में के मेघालय राज्य में है, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये यहाँ पर क्यों अधिक वर्षा होती है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया, किसकी, गारो, खासी और जैंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं जो कीप जैसी आकृति बनाती हैं, और उस कीप जैसी आकृति में मानसून प्रवेश कर जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता, जिस कारण से यहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मोहनसिंहराम में, मेघालय में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वनों में। तो इसमें देखते हैं हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ नहीं है, न गिर वनों में। गिर वनों में तो सिंह पाया जाता है। गिर वन कहाँ है? गुजरात में है। गिर के जंगल, वहाँ क्या पाया जाता है? सिंह पाया जाता है। जबकि हिमालय क्षेत्र में क्या पाया जाता है? एक सिंग वाली बकरी, जिसको साकिन कहते हैं, और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने बता देना है कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई, जंगली बकरी और हिम तेंदुए। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? पहला ऑप्शन है सतल से समुद्र की ओर चलती हैं पवनें। सतल से समुद्र की ओर नहीं चलेंगी भाई, समुद्र से सतल की ओर चलेंगी और पठार से मैदान की ओर चलेंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र से सतल की ओर चलेंगे, जब भी तो उनमें आर्द्रता होती है और वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो पवनें होती हैं, मानसून पवनें, सबसे हिंद महासागर से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से इस तरफ सतल भाग की ओर चलती हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र से सतल की ओर मानसून पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान भरें। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिनको खालिस्तान कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत ही गर्म झुलसाने वाली जो पवनें चलती हैं जून के महीने में, तो उनको क्या कहते हैं? उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उनको लू कहा जाता है, ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में अधिक वर्षा होती है, उसमें शीत ऋतु में होती है भाई। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है, देखिए ये भारत है, जब मानसून लौटता है तो उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व, और ये बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ले लेते हैं ये लौटता मानसून, और यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर, जिसको कोरोमंडल बोलते हैं, और इसके ये आंध्र प्रदेश का जो ये तटीय इलाका है, जो पूर्वी तटीय इलाका है, यहाँ पर लौटता मानसून वर्षा कर देता है, और वो ऋतु होती है शीत ऋतु। तो यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान के मौसम में, शीत ऋतु के मौसम में वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात के गिर के वन, कौन से वन है? गिर के वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खालिस्तान का निवास है सिंह का। जो सिंह होता है, शेर होता है, वो गिर के जंगलों में रहता है, गिर के वनों में रहते हैं शेर, और वो गिर के वन कहाँ हैं? गुजरात में। तो इसका ध्यान रखना है, गुजरात के गिर वनों में सिंह निवास करता है। अब भारत की जो राज्य राजधानी है सभी को याद होनी चाहिए, सभी बच्चों को। हम ये अपनी राज्य राजधानी देखते हैं। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल की शिमला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर है, केंद्र शासित प्रदेश है भाई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली की सिलवासा, दमन द्वीप की दमन है, लक्षद्वीप की कवरती है, पांडिचेरी की पांडिचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की कौन सी बच्चों? श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है, और मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक।
तमिलनाडु की चेन्नई, तमिलनाडु की कौन सी बच्चों? चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन से 2 राज्य हैं जिनकी एक राजधानी है। आपने बताना है 2 राज्य कौन से हैं जिनकी राजधानी एक है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप देख रहे हैं लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।